Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth lecture of this beautiful chapter, Motion in a Plane, and in this lecture we are going to deal with relative motion in two dimension. Consider two frames of reference S and S dash and suppose a particle P is observed from both the frames, है ना. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, एक है S और एक है S डैश, और दोनों ही फ्रेम से हम लोग किसी पार्टिकल P को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना. फ्रेम का मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं ना. हो सकता है कि ये जो फ्रेम S है ये कैसा फ्रेम हो, तो लेट अस से कि कोई कार जा रही है ना, और उसमें एक इंसान बैठा है, तो वो किसी पार्टिकल P को देख रहा है. ठीक है. अब मान लीजिए कि एक और कार है ना, वो भी जा रही है अपनी अलग स्पीड से और वो भी पार्टिकल P को देख रहे हैं. तो हम लोगों ने पहले कार को मान लीजिए S कह दिया और दूसरी कार को S डैश कह दिया, है ना. तो पहली कार के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो P को देख रहा है और दूसरी कार के अंदर भी जो ऑब्जर्वर है वो भी P को देख रहा है, लेकिन दोनों का नजरिया जो है वो अलग अलग है. ठीक है. तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि द फ्रेम्स में बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना. हो सकता है कि जो दोनों कार्स हैं उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो, अलग अलग हो, जिस वजह से एक कार के नजरिए में दूसरी कार क्या कर रही हो, मूव कर रही हो. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो दो पोजीशन वेक्टर शो कर रहे हैं. यहाँ पर एक क्या है, एक है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S, है ना, और वो है कौन सा, OP वेक्टर. क्लियर है ये बात. और इसी तरीके से एक और पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S डैश, है ना. S डैश फ्रेम के नजरिए से ये रहा हमारे पास दूसरा पोजीशन वेक्टर, और वो क्या हो जाएगा, O डैश P वेक्टर. क्लियर है ये बात. द पोजीशन ऑफ द फ्रेम S डैश, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S इज O डैश. क्लियर है ये बात. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक और वेक्टर है, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश है विद रिस्पेक्ट टू S, है ना. मतलब कि जो दूसरी कार है उसकी पोजीशन है पहली कार के नजरिए में, आप ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम को देख करके बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि O डैश वेक्टर में क्या ऐड कर दें, अगर O डैश P वेक्टर ऐड कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो OP वेक्टर के बराबर आ जाएगा. क्लियर है. मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S, है ना, इसमें क्या ऐड करना है हमारे को, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश, है ना. और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S के. ठीक है. तो वही देखिए बच्चों, यहां पर मेंशन्ड है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस द पोजीशन ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S. क्लियर है बात. तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को, है ना, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रखा है, इसे अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S के बराबर. ठीक है. तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S आया है, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रेम S के नजरिए में. ठीक है. उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल S डैश फ्रेम के नजरिए में, और वेलोसिटी ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम S डैश S के नजरिए में. क्लियर है ये बात. अब देखिए बच्चों, ये जो हमने वेलोसिटी में इक्वेशन हासिल करी है, इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को एक्सेलरेशंस मेजर्ड फ्रॉम टू फ्रेम्स, इनमें रिलेशन मिल जाएगा, है ना. और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S के बराबर. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अब तक जो हम लोगों ने तीन इक्वेशंस हासिल करी हैं, इनमें एक खास पैटर्न है ना. इस पैटर्न को हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम लोग भी जब इक्वेशंस लिखें तो वो इक्वेशन सही आए, है ना. जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, अगर ये लिखना है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस इसे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस, अब लिखना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B.
क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ए है तो यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी है तो बिल्कुल एक्सट्रीम में यहाँ पर बी आया, और यहाँ पर सी और यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न बेसिकली आपको याद रखना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या लिखना पड़ेगा हमें, ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है ये बात? इसको थोड़ा और बेटर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी यहां पर, इसको भी हमें सोचना पड़ेगा ना। तो देखिए ये इक्वेशन मैंने इस तरीके से लिखी कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे कि ये ग्राउंड है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मान लीजिए बी जो है ना, ये जो बी है वो मान लीजिए कि इसकी तरफ आ रहा है। तो हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में अगर बात करें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कहेंगे कि बी जो है वो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर बी के नजरिए में बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ग्राउंड जो है हमारे नजरिए में क्या हो रहा है, वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बस यहां पर देख पा रहे हैं कि रेट वही है, बस यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये बात? और आपको याद होगा कि जनरली क्या होता है कि ग्राउंड को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। अगर वो सिंपली अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो उसे हम लोग सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए कह देते हैं। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लोग क्या लिख देते थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है ये बात? तो यहां से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब रिलेटिव मोशन पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेसिकली यहां पर है ना, मोशन प्लेन में जब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन तो उससे भी कितने आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वो दोनों ही चीजें जो है वो सेम ही है। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मजल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, व्हेन वी से दैट द मजल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज 60 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि बुलेट की जो वेलोसिटी है गन के रिस्पेक्ट में वो 60 मीटर पर सेकेंड है ना। तो मजल वेलोसिटी का सिर्फ इतना मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये जो गन है उसे हमने माउंट कर दिया है ना ट्रेन, जो कि खुद मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हमने बुलेट को फायर करा इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन्स मोशन। तो ऑब्वियस है कि इस बार जो बुलेट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ करके वो कितनी हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन को ही तो हम लोग मजल वेलोसिटी कहते हैं, और वो हमारे को कितना दे रखा है, 60 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, और मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में ये जो ट्रेन है वो मूव कर रही है ना, उसे मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह दिया है। तो यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो गन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही हो जाएगी जो ट्रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो कि कितना है, दिया हुआ है हमारे को 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हम लोग आई कैप लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास कितना आ गया, तो वो 80 मीटर पर सेकेंड आई कैप आ गया। क्लियर है ये बात? सिमिलरली बच्चों, व्हेन वी से दैट अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वी मीन द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। क्लियर है ये बात? मतलब स्विमिंग पूल में उस इंसान की रफ्तार कितनी है वो हम 5 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इफ द वाटर इटसेल्फ इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है ना, और साथ ही साथ ये जो स्विमर है ना वो स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट,
तो क्या होगा, ही और शी विल मूव एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे कह सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये बात। अब मान लीजिए कि जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि इंसान और रिवर, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, है ना, कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उस डायरेक्शन को मान लीजिए मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, वो हमारे को कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर आई कैप लिख दूंगा। और वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी हम लोग देख पा रहे हैं कितना है, तो वो भी हमारे को दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। तो यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वो कितना आ गया, तो वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर आई कैप। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट 4 किलोमीटर पर आवर if he swims in a river flowing at 3 kilometers per hour and keeps his direction with respect to water perpendicular to the current, find his velocity with respect to the ground। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को ये दे रखा है कि एक स्विमर जो है वो स्टिल वाटर में, मतलब कि स्विमिंग पूल में जो है वो कितने रेट से स्विम कर सकता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर से वो स्विम कर सकता है। अब लेकिन अगर वो स्विम करना चाहता है एक रिवर में जो कि फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, लेकिन वो अपना डायरेक्शन जो है वाटर के नजरिए में वो क्या रखना चाहता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द करंट रखना चाहता है। तो उस केस में हमारे को वेलोसिटी बतानी है उसकी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। इस सवाल में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो स्विमर है ही ऑलवेज कीप्स हिज डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर परपेंडिकुलर टू द करंट। क्लियर है ये बात, मतलब वो हमेशा कोशिश कर रहा है ना, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करने की। क्लियर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ग्राउंड फ्रेम में जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो वो दो वेलोसिटीज का क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा, है ना। एक तो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना, रिवर के नजरिए में वो किधर जाना चाह रहा है, प्लस उसमें क्या और ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो उसे एक तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिवर प्रोवाइड करवा रही है उसे। क्लियर है बात। और इन दोनों वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए बच्चों, हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये रहा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो रिजल्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर के। क्लियर है बात। साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन पता करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों tan ऑफ थीटा हो जाएगा 4/3 के बराबर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा कितने के बराबर आ जा रहा है, 53 डिग्री के बराबर आ जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में आप समझ पा रहे हैं कि ये एट एन एंगल 53 डिग्री, है ना, एट एन एंगल 53 डिग्री विद द रिवर फ्लो ये जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, raindrops fall vertically with a speed of 4 kilometers per hour. Find the velocity of the raindrops with respect to the man. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक इंसान है जो वॉक कर रहा है ऑन अ लेवल रोड और उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब जो रेन ड्रॉप है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमसे पूछा गया है कि आखिर ये जो रेन ड्रॉप है इनकी वेलोसिटी जो है
इंसान को क्या लगेगी। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स निकालना है इंसान के नजरिए में। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पर इंसान है। तो इंसान को हमें रोकना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसके नजरिए से रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे को इंसान को क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो यही काम हमारे को और किसके साथ करना पड़ेगा, रेन ड्रॉप के साथ करना पड़ेगा। तो इसे भी हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से देना पड़ेगा। तो अब फाइनल डायग्राम क्या हो जाएगा, अब फाइनल डायग्राम ये हो जाएगा कि इंसान जो है वो रुक चुका है और वो रेन ड्रॉप को देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ है ना, जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंसान को जो है ना, इंसान को जो है किस एंगल पे विद द वर्टिकल ये रेन ड्रॉप आती हुई नजर आ रही है, मतलब कि ये थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो टैन थीटा जो है वो कितना आ जा रहा है, तो देखिए वो आ जा रहा है 3/4 के बराबर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं कि थीटा कितना आ जा रहा है, 37 डिग्री आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इस इंसान को ये जो अम्ब्रेला है उसको वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना होगा, तो ये एंगल जो है ये 37 डिग्री हो जाएगा, है ना। इतने एंगल पर जब वो रखेगा अम्ब्रेला को तो वो आराम से इन रेन ड्रॉप से बच सकता है। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। He throws the umbrella and starts running at 10 kilometers per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to, there are two parts. First part is the road and the second part is the moving man. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में जो हमारे को पहली जानकारी दे रखी है वो ये है कि a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. इससे हमारे को क्या समझ में आ गया, इससे हमारे को ये समझ में आ गया कि जो रेन ड्रॉप्स हैं है ना, उनकी वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वर्टिकल के साथ जो है वो 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को यहाँ पर शो करा है इस वेक्टर के थ्रू। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगला डेटा हमारे को क्या दे रखा है, अगला डेटा हमारे को दे रखा है कि ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा करने पे क्या हो गया, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब कि अब उस इंसान को जो है रेन ड्रॉप्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप के पास दो कंपोनेंट है, एक Vx और एक Vy है मान लीजिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इंसान इस तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया है सच दैट कि उसको रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब इंसान ने जो है ना, रेन ड्रॉप के Vx के बराबर स्पीड से दौड़ना चालू कर दिया और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड जो है ना वो राइट की तरफ है और आपके दोस्त की भी स्पीड जो है वो भी राइट की तरफ है और दोनों की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है ना, तो आपको क्या लगेगा कि आपके साथी जो है ना, वो रुका हुआ है। हमेशा आपको यही लगेगा कि वो तो आपके बगल में है ना और रुका हुआ है, हमेशा आपको ये फील होगा क्योंकि आपके नजरिए में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है ये बात। तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इंसान को अगर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रेन ड्रॉप का अगर वो नहीं नजर आना चाहिए तो इसका मतलब उसे बिल्कुल उसी वेलोसिटी से दौड़ना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो स्ट्रेट अप हम लोग समझ पा रहे हैं कि Vx जो है वो कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर हमारे को वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर रोड, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, है ना। Vx तो हमारे पास 10 आ चुका है। अब Vy कैसे निकालें, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू किसके,
Vx अपॉन Vy। क्लियर है? तो यहां से देखिए Vy हमारे पास कितना आ जाएगा, तो Vy आ जाएगा Vx अपॉन tan 30 डिग्री, मतलब कि Vx इंटू √3। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वो कितना निकाल लेंगे, अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर्स पर आवर के बराबर। ठीक है? अब देखिए बच्चों, मूविंग मैन के नजरिए से हमारे को स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप बताना है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस मूविंग मैन को तो ये जो रेन ड्रॉप है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर नहीं आएगा, उसे सिर्फ क्या नजर आएगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, दैट इज Vy। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 10√3 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि Vy है। और विथ रेस्पेक्ट टू रोड का आंसर हम लोगों ने पहले ही कितना निकाल लिया, 20 किलोमीटर्स पर आवर के बराबर। ठीक है? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर्स पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। He increases his speed to 12 kilometers per hour and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंसान जब 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा था, है ना, जब 8 किलोमीटर पर आवर से जब वो दौड़ रहा था, तो उसको रेन ड्रॉप का कौन सा कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब जो रेन ड्रॉप्स है उनका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना रहा होगा, 8 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, जिसे इंसान ने चूंकि मैच कर लिया, तो वो इंसान को ना वो रेन ड्रॉप का वो कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा है, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट नजर आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब Vx जो है वो 8 है, और Vy जो है ना, वो इंसान को सिर्फ नजर आ रहा था। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि इंसान जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है ना, अब वो कितने से दौड़ रहा है, तो अब वो 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। ठीक है? पर इंसान के दौड़ने से जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि इंसान के नजरिए में जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है उसमें जरूर चेंज आएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि रेन ड्रॉप जो है ना, उसकी वेलोसिटी क्या थी, एक्स के अलोंग थी 8 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी Vy। क्लियर है ये बात? अब अगर इंसान के नजरिए में हमें देखना है, तो हमें इंसान को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो हमें इंसान को पीछे की तरफ देना पड़ेगा कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, ताकि इंसान रुक जाए। और यही काम हमें किसके साथ करना होगा, रेन ड्रॉप के साथ भी करना होगा, इसे भी पीछे देना होगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अब इंसान तो रुक गया है ना, इंसान रुक गया, और उसके नजरिए में है ना, उसे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या नजर आ रही है, एक तो Vy एज इट इज अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा हो गया, तो वो लेफ्ट की तरफ हो गया, और वो 4 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, 12 माइनस 8 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि द रेन ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल हमारे को कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 अपॉन Vy के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से Vy हमारे पास कितना आ गया, तो Vy जो है वो हमारे पास आ गया 4 अपॉन tan 30 डिग्री, मतलब कि 4√3 किलोमीटर पर आवर के बराबर। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनली हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आ गया, दैट इज 4√3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमारे को पहले ही है ना, सबसे पहले ही डेटा में हमारे को मिल गया था। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन ड्रॉप की है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो कुछ ऐसी होगी है ना। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर रोड कह सकते हैं इसे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 64 प्लस 48 के बराबर, मतलब कि अंडर द रूट ऑफ 112 है ना। तो हमारे पास स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर रोड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है 4√7 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है? इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी बता सकते हैं ना
कि इसका एंगल जो है, लेट अस से कि इसका एंगल जो है मैं अल्फा कॉल कर दे रहा हूं विद द वर्टिकल, है ना। तो हम लोग यहाँ पर tan अल्फा जो है वो कितना कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा Vx अपॉन Vy के बराबर, है ना। और Vx कितना है, वो तो 8 है, अपॉन Vy कितना है, वो 4√3 है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो ये आ गया 2/√3। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, है ना, इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 के बराबर। क्लियर है। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिप ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर. Another ship B is moving towards east with a speed of 20 kilometers per hour. At a certain instant, the ship B is due south of ship A and is at a distance of 10 kilometers from ship A. Find the shortest distance between the ships and the time after which they are closest to each other. तो इस सवाल में बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो नॉर्थ को कहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट को कहा है। क्लियर ही बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो शिप ए है वो किस तरफ जा रही है, तो वो साउथ की तरफ जा रही है। कितने स्पीड से, v1 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। एक और शिप बी है जो कि किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है ना, किस स्पीड से, v2 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पर जो शिप बी है वो किधर है, ड्यू साउथ ऑफ शिप ए, और कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर फ्रॉम शिप ए। क्लियर है बात। तो अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एंड द टाइम आफ्टर विच ये लोग अब दूसरे के क्या आएंगे, सबसे करीब आएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये सवाल रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बड़ा इजीली सॉल्व हो पाएगा, है ना। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं बी, है ना, शिप बी को मान लीजिए मैं रोक दे रहा हूं, है ना। तो शिप बी को रोकने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे 20 किलोमीटर पर आवर देना पड़ेगा, है ना। तो यही काम मुझे ए के साथ भी करना पड़ेगा, मुझे इसे भी लेफ्ट की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास नया डायग्राम क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नया डायग्राम ये बन जाएगा। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए के पास 20 किलोमीटर पर आवर जो है ना, वो वेस्ट की तरफ भी है, और 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो साउथ की तरफ भी है, और बी जो है वो ऑब्जर्वर है, वो रुका हुआ है। क्लियर है ये बात। और वो ए को जो है जाते हुए देख रहा है इसके रिजल्टेंट के लॉन्ग। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि चूंकि, है ना, बी को लग रहा है कि ए जो है वो इस रास्ते के लॉन्ग जाता जा रहा है, तो ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी तब आएगी जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है ना, वो क्या हो जाएगी, ए की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में मिनिमम दूरी कब होती है, जब, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि इनिशियली ए और बी के बीच में दूरी कितनी थी, तो वो 10 किलोमीटर्स थी। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि 20 और 20 का रिजल्टेंट जो है ऑब्वियसली एंगुलर बाइसेक्टर पर आएगा, तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए की नई लोकेशन मान लीजिए ये हो गई है ना, ए डैश। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मिनिमम दूरी हो गया ना, डी मिनिमम, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बी ए डैश के बराबर। और वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंगल भी चूंकि 45 डिग्री है, तो बी ए डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए बी कॉस 45 के बराबर, मतलब कि 10/√2 किलोमीटर्स के बराबर। क्लियर है ये बात। और कितने देर बाद ऐसा होगा, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना बी के नजरिए में ए ने ट्रैवल करा, वो कितना हो गया, वो हो गया ए डैश के बराबर। और वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितने के बराबर आ जाएगा, 10/√2 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ए ने कितना ट्रैवल करा। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि किस वेलोसिटी से ए ट्रैवल कर रहा है बी के नजरिए में। तो हम लोग समझ पा रहे हैं डायरेक्शन तो ये है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो हो जाएगा 20√2 किलोमीटर पर आवर के बराबर, है ना। क्योंकि 20 और 20 का रिजल्टेंट 20√2 ही आएगा। क्लियर है। तो यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 10/√2, दैट इज रिलेटिवली इसने कितना ट्रैवल करा है डिवाइडेड बाय किस स्पीड से ये ट्रैवल करा है, दैट इज 20√2।
तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा, तो 1/√2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√2। क्लियर है, मतलब ये कितना आ जा रहा है 1/4 आवर्स के बराबर आ रहा है, मतलब कि 1/4 आवर का मतलब क्या हो गया 15 मिनट्स, है ना। तो 15 मिनट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ प्लेन मूव्स इन विंडी वेदर ड्यू ईस्ट while the pilot points the plane somewhat south of east. The wind is blowing at 50 kilometers per hour directed 30° east of north while the plane moves at 200 kilometers per hour relative to the wind. What is the velocity of the plane relative to the ground and what is the direction in which the pilot points the plane? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेन है ना, इसका एक्चुअल मोशन किस तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट है ना। वही यहाँ लिखा है कि अ प्लेन मूव्स इन विंडी वेदर ड्यू ईस्ट, लेकिन ये जो पायलट है ये पॉइंट कर रहा है प्लेन को किस तरफ, समवॉट साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा जो कि अननोन है फिलहाल। क्लियर है, इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो विंड है इट इज ब्लोइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टेड 30° है ना, 30° ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ से 30° ईस्ट बनाता हुआ ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, ये विंड के ब्लो करने की डायरेक्शन है। While the plane moves at 200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द विंड, है ना, मतलब कि विंड के नजरिए में इसकी वेलोसिटी कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है ये बात। अब हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू द ग्राउंड, और साथ ही साथ हमसे क्या पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में ये जो पायलट है ये प्लेन को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमसे थीटा भी पूछा गया है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो है डायग्राम जो हम लोग देख पा रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये टॉप व्यू है ना। हम लोग प्लेन का क्या ले रहे हैं यहाँ पर, टॉप व्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो कैसे मूव कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्लेन मूव्स इन विंडी वेदर ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है और हम लोग इसका टॉप व्यू देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू ग्राउंड। क्लियर है, और उसको हम लोग वेक्टर नोटेशन के साथ यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू g बराबर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू w प्लस वेलोसिटी ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू g के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो है ना, इस वेक्टर के हेड पे हम लोग क्या रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के टेल को। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, है ना। वही यहाँ लिखा है द एक्चुअल डायरेक्शन इज द वेक्टर सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, और कैसे, तो हेड टू टेल अरेंजमेंट में। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ईस्ट की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह दिया और नॉर्थ की डायरेक्शन को वाई एक्सिस कह दिया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। क्लियर है बात, मतलब कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड और वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करूं, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट बचेगा, मतलब वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, इनका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि विंड की स्पीड कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो वैल्यू है ना वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर। और इसी तरीके से हमारे को एक और डेटा क्या दे रखा है कि प्लेन मूव्स एट 200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू विंड, है ना। अगर मान लीजिए कि विंड ब्लो नहीं कर रही होती किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि वो जो प्लेन है वो सिर्फ 200 किलोमीटर पर आवर से, है ना, वो ट्रैवल करता। तो इसका मतलब ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर्स है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इन दोनों का जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई भी नेट रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि 50 cos 30 डिग्री है ना, ये नॉर्थ की तरफ आ रहा है एक, है ना, इसको कैंसिल आउट कौन करेगा, तो इसे कैंसिल आउट करेगा 200 का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो कि साउथ की तरफ आ रहा है। तो जितना नॉर्थ की तरफ आ रहा है उतना ही साउथ की तरफ आएगा, तभी तो इनका क्या होगा बच्चों, कैंसिलेशन होगा। तो देखिए स्ट्रेट अवे हमारे पास साइन थीटा जो है ना, वो कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 50 और ये 4 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 30 होता है √3/2, तो साइन थीटा आ जाएगा √3/8 के बराबर। ठीक है, तो हमने थीटा जो है वो बड़े आराम से निकाल लिया, वो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स √3/8 के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक और चीज हमारे को निकालनी थी, और वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि x के अलोंग है ना, हमारे को इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 50 का कौन सा कंपोनेंट, साइन 30 डिग्री, और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, तो उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 200 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात। अब ऑलरेडी हम लोगों ने साइन थीटा निकाल रखा है, वो कितना आया था, √3/8 आया था, तो यहां से हम लोग कॉस थीटा बड़े आराम से निकाल पाएंगे, और वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, हम लोग समझ पाते हैं कि कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा देखिए √1 माइनस 3/64 है ना, मतलब कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, √61/64 के बराबर। क्लियर है, तो मतलब ये आ गया कितने के बराबर, √61/8 के बराबर। तो इस वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 50 साइन 30 डिग्री प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय √61/8 के बराबर। तो ये बच्चों कैलकुलेट करने पर आ जाता है 221 किलोमीटर पर आर के बराबर लगभग। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एट द सेम टाइम अ सेकेंड पार्टिकल बी is projected in opposite direction with initial speed of 50 meter per second from a point at a distance of 100 meter from A. If the particle collide in air, find, first part is the angle of projection alpha of particle B, and second part is time when collision takes place, and we have to take g equal to 10 meters per second square. तो देखिए बच्चों ये एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। इस सवाल को अगर हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करने का सोचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ए और बी है ना, दोनों को ही क्या करा गया, सेम टाइम पर प्रोजेक्ट करा गया है। ठीक है, तो दोनों जो है ना, जब शूट हुए तो उसके बाद उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही इकलौता फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, तो दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी हो गया। तो जब दोनों का ही एक्सेलरेशन जी हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब मान लीजिए कि मैं बी के नजरिए से ए को देख रहा हूं। अगर मुझे बी के नजरिए से ए को देखना है तो पहले मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारे को इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड देनी पड़ेगी। अब जो काम हमने बी के साथ किया वही काम ए के साथ भी करना पड़ेगा। हमें इसे भी इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड देना पड़ेगा एट दिस एंगल अल्फा। क्लियर है ये बात। तो अब नया डायग्राम कैसा बनेगा, तो नया डायग्राम ऐसा बनेगा जिसमें बी तो रुका हुआ है पर ए के पास जो है 60 मीटर पर सेकेंड भी है और 50 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग डायग्राम देख पा रहे हैं, बी के नजरिए में ए के पास ये दोनों वेलोसिटीज है। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो एक्चुअली क्या आना चाहिए, किधर आना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि बी के नजरिए में ए के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो उसे वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना भी अलाउड नहीं है। तो अगर ए की टक्कर बी से हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की वेलोसिटी हमेशा ही बी की तरफ होनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग बी के नजरिए से बात कर रहे हैं तो हम लोग यही कहेंगे ना कि ए की वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ होनी चाहिए।
तभी तो ए बी को हिट कर पाएगा, क्योंकि ये तो अलाउड है ही नहीं कि ए है ना बी के नजरिए में जो है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करे। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो दो वेलोसिटीज ए के पास हम लोग देख पा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट एक्स के लॉन्ग आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब वाई के लॉन्ग जो है ना, इनके ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका कैंसिलेशन हो रहा होगा। मतलब हम लोग स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि 60 का जो साइन 30 कॉम्पोनेंट है ना, 60 का जो साइन 30 डिग्री वाला कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली किसके द्वारा कैंसिल आउट हो रहा है? तो 50 के साइन अल्फा कॉम्पोनेंट की वजह से, मतलब 50 साइन अल्फा। तो यहां से देखिए साइन अल्फा हमारे पास स्ट्रेट अवे कितना आ जाएगा? तो साइन अल्फा जो है ना, वो हमारे पास आ जाएगा 3/5 के बराबर। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 37 डिग्री के बराबर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हमारे को टाइम ऑफ कोलिजन भी निकालना है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इन दोनों को प्रोजेक्ट करा गया था, तो b के नजरिए में ही हम लोग बात करेंगे। तो b के नजरिए में a को कितना दूर आना है? तो 100 मीटर आना है। क्लियर है? तो सेपरेशन हो गया 100 मीटर का। क्लियर है ये बात? और किस रिलेटिव वेलोसिटी से a जो है वो b की तरफ आ रहा है? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगी 60 का cos 30 डिग्री कॉम्पोनेंट प्लस 50 का कौन सा कॉम्पोनेंट? तो 50 का cos ऑफ 37 डिग्री वाला कॉम्पोनेंट है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। तो क्या यही टाइम आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारा जो आंसर है वो लगभग आ जाएगा 1.09 सेकेंड के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, इसीलिए b को a का मोशन कैसा दिखा? उसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन नजर आया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन होल्डिंग अ फ्लैग इज रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लटर। तो देखिए बच्चों, एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि विंडी वेदर ना हो, है ना, और आप रन कर रहे हैं मान लीजिए राइट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो फ्लैग जो है लेफ्ट की डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लटर करेगा। क्लियर है ये बात? तो इसी लॉजिक का यूज हम लोग इस सवाल में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है ना, ये डायरेक्शंस यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि मैन जो है वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है? तो देखिए बच्चों, मैन भाग रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भाग रहा है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो फ्लैग है ना, वो फ्लटर करना चाहेगा किस डायरेक्शन में? वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लटर करना चाहेगा। क्लियर है ये बात? लेकिन सिर्फ यही तो एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है कि विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो हवा जिस तरफ ब्लो कर रहा है, तो वो भी चाहेगा कि वो अपने अलोंग जो है ना, फ्लैग को फ्लटर करवाए। क्लियर है बात? तो एक वेलोसिटी हमारे को और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में होगी? ईस्ट की डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं क्या क्या स्पीड आ गई। एक तो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और एक आ गई 5√2 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन में आ गई। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट जो है ना, वो जिस तरफ आएगा उसी तरफ फ्लैग जो है वो फ्लटर करेगी। क्लियर है बात? तो अब 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 45 डिग्री है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, है ना। इसके दो कंपोनेंट हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 45, दूसरा भी हो जाएगा 10 cos 45। तो वो दोनों कंपोनेंट कितने कितने हो जाएंगे? 10 cos 45 का मतलब हो गया 10 इंटू 1/√2, मतलब ये तो 5√2 के बराबर आ जा रहा है। तो इधर आ गया 5√2 और इधर भी आ गया 5√2। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह पा रहे हैं कि वेस्ट की तरफ भी 5/√2 है, ईस्ट की तरफ भी 5/√2 है। तो ये दोनों तो एक दूसरे का कैंसिलेशन कर देंगे। अब बच क्या जाएगा? सिर्फ 5√2 साउथ की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फ्लैग जो है इट विल फ्लटर अलोंग विच डायरेक्शन? अलोंग साउथ, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साउथ। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग अ रिवर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास मोटर बोट्स हैं
तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने भेज करके क्या कर सकते हैं, इस रिवर को क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 3 स्पेशल केसेस ले रहे हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए, हियर वी सी टॉप व्यूज ऑफ 3 मोटर बोट्स क्रॉसिंग अ रिवर। और यहां पर तीनों मोटर बोट की खासियत यह है कि ऑल हैव द सेम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर स्विमिंग पूल में उन्हें छोड़ दिया जाता तो तीनों की स्पीड जो है वो क्या रहती, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम रहती। लेकिन ये तो रिवर है, तो यहां पर इन्हें क्या मिल रहा है, एडिशनल जो है रिवर की वेलोसिटी भी मिल रही है। तो वही अगर हम लोग यहां पर कहें कि सेम स्पीड रिलेटिव टू वाटर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है ये v है। तो देखिए, पहले वाले को इधर मिल रही है, दूसरे वाले को इधर और तीसरे वाले को इधर। और जो रिवर की वजह से वेलोसिटी है वो तो तीनों को खैर सेम डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मोटर बोट है, तीनों जो है अलग अलग तरीके से, है ना, इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो इन 3 केसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे रिवर क्रॉसिंग के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग पहला केस देख रहे हैं और पहले केस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए है और हम लोग देख पा रहे हैं कि जहां पर बोट शुरुआत में, उसके ठीक ऑपोजिट पॉइंट जो है वो दूसरे बैंक पे वो बी मैंने कह दिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मोटर बोट है इसका खुद का एफर्ट किस डायरेक्शन में है, तो ये ए बी से थीटा एंगल बनाता हुआ है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि रिवर जो है वो उसे एक एडिशनल वेलोसिटी u प्रोवाइड कर रही है, जिस वजह से ये अपने डिजायर्ड रास्ते में नहीं जा पाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब मैं ये चाहता हूं कि थीटा कुछ ऐसा हो सच दैट कि ये जो बोट है कहां लैंड करे, ये जो बोट है ये डायरेक्टली जो है वो बी पॉइंट पे पहुंचे। क्लियर है ये बात? तो ऐसा करने के लिए बच्चों हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे हमारा बोट ए है ना, ये इसके पास एक वेलोसिटी हो गई u और एक वेलोसिटी हो गई देखिए v। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एंगल को मैंने क्या कहा, थीटा का। तो हम लोग अगर ये चाहते हैं कि अगर वो, है ना, अगर वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसके पास कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसे कह रहा हूँ, तो इसे कह रहा हूँ एक्स एक्सिस और इसे कह रहा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आए, है ना, तभी तो ये एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब एक्स के अलॉन्ग जो 2 वेलोसिटीज है उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कि अगर जो v का लेफ्ट की तरफ कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, u के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा कि जो बोट है वो एग्जैक्टली b पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, तो उस केस में sin थीटा बराबर कितना आना चाहिए, u बाय v के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो थीटा कैसा होना चाहिए बच्चों, तो थीटा यहां पर होना चाहिए साइन इनवर्स u अपॉन v के बराबर। और ऑब्वियस है कि साइन थीटा अगर u बाय v आ रहा है तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो u बाय v शुड बी लेस देन 1, मतलब ये तभी संभव है जब u जो है वो क्या आएगा, लेस देन v आएगा। ठीक है, यहां पर बच्चों मैंने थीटा इक्वल टू 90 होने का स्कोप इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कोई मतलब नहीं रखता है ना। थीटा 90 हो जाएगा मतलब कि रिवर क्रॉस करने की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बोट है ये डायरेक्टली ए से बी तक पहुंच गया। ठीक है, ऑल्दो इसका जो ये जो बोट है उसका नोज हमेशा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, है ना, लेकिन ये पहुंचेगा कहां, ये बी पर ही पहुंचेगा। क्लियर है बात? तो हम लोग इस केस में क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट जो है वो एग्जैक्टली कितने का हुआ, 0 का हुआ, मतलब कि एग्जैक्टली वो ऑपोजिट पॉइंट पर लैंड कर पाया, वो जरा भी एक्स के अलॉन्ग जो है ड्रिफ्टेड नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, केस 1 में एक मजेदार चीज हो रही थी और वो ये है कि ये जो बोट है उसकी जो नेट वेलोसिटी थी वो कुछ इधर आ रही थी, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जिस वजह से वो इस पर्टिकुलर लाइन पे गई और एग्जैक्टली यहां पर पहुंच पाई थी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड नंबर की बोट है वो इस पॉइंट पर पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार आप देखिए क्या होने वाला है, इस बार इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि किधर आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा इधर आ रहा है। तो ये जो बोट है ये यहां पर पहुंचेगी ना, इस पॉइंट पर पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो बोट है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा सा खिसकी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं,
हम लोग यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि ये कितना ड्रिफ्ट हुई, ठीक है। और ये निकालने के लिए हमारे को एक्स और वाई की दुनिया बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक्स की दुनिया में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक्स की दुनिया में हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ यू है, तो यू एक्स बराबर हो जाएगा यू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह तो नहीं है, सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि जो रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है, वो डी है, स्मॉल डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उसे y के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यू वाई बराबर हम लोग देख पा रहे हैं कि वो तो उसका खुद का एफर्ट है, और इस बार उसका खुद का एफर्ट पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो यू वाई हम लोग v लिख देंगे। तो y की दुनिया से हमारे को देखिए टाइम मिल गया, और ये कितना आ गया, d अपॉन v के बराबर। अब इसको अगर हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, sx मिल जाएगा, जो कि कैपिटल D दैट इज ड्रिफ्ट के बराबर आएगा। तो कैपिटल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए, तो वो आ जाएगी ux इंटू टाइम के बराबर, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, ud अपॉन v के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 3 में, और इस केस की खासियत ये है कि इस बार जो v है और जो u है, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। क्लियर है बात। तो इस बार हम लोग चर्चा करने वाले हैं केस नंबर 3 की। तो इस बार देखिए बच्चों, मैंने पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके यहाँ पर जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी को शो करा है ना। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इसको आप देखिए इस बार मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मोटरबोट नंबर 3 है ना, उसके ठीक सामने वाला पॉइंट ये रहा। तो इस बार आप देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट जो है वो अच्छा खासा है ना। इस बार ड्रिफ्ट जो है वो अच्छा खासा क्यों आया है भाई, तो देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट इतना ज्यादा इस वजह से आया है क्योंकि v और u के बीच में एंगल कैसा है, इस बार एक्यूट है। अब एक्यूट एंगल होने से ये हो गया है ना, मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं। तो एक्यूट एंगल होने से ये हो गया कि जो v का cos थीटा कंपोनेंट है वो u के साथ मिल करके है ना एड अप हो रहा है इस बार। तो x एक्सिस के अलोंग हम लोग समझ पा रहे हैं है ना, x की अगर दुनिया बनाए तो हम लोग ux को इस बार क्या लिखेंगे, तो वो हो जाएगा v cos थीटा प्लस u के बराबर। क्लियर है बात। और हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि अगर y की दुनिया बनाएंगे तो हम लोग uy इस बार कितना लिखेंगे, तो uy जो है वो हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। और sy जो है वो कितना है, वो d के बराबर है। तो यहाँ से अपने को टाइम मिल गया है ना, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो हम लोग देख पा रहे हैं sy अपॉन uy आ गई, ठीक है। तो टाइम आ गया d अपॉन v sin थीटा, जो हमने y की दुनिया से निकाल करके अब हम लोग x की दुनिया में ले जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, ux इंटू टी हो जाएगा ना, ux इंटू टी हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए, तो v cos थीटा प्लस u, v cos थीटा प्लस u मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d अपॉन v sin थीटा से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब तक जो हम लोगों ने एनालिसिस करी उसके हिसाब से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो बोट 1 है ना, बोट 1 जो है वो ग्राउंड फ्रेम से इस रास्ते के अलोंग जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसका जो ड्रिफ्ट है वो एग्जैक्टली क्या रहा, ड्रिफ्ट जो है वो 0 रहा है ना। और उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल केस क्या देखी थी कि जो v है वो ग्रेटर दैन u होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। फिर दूसरे केस में हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरे केस में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी आ रही है। ऑल्दो ये जो बोट है ये अपना एफर्ट लगा रहा है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाने के लिए, लेकिन जो रिवर है वो उसे थोड़ा सा ड्रिफ्ट करवा देगी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये थोड़ा इधर कहीं लैंड करेगा, और इस बार ड्रिफ्ट जो है वो कुछ आएगी। क्लियर है बात। और तीसरे केस में हम लोगों ने देखा था कि जो बोट का एफर्ट है ना, उसका भी एक कंपोनेंट जो है हम लोग देख पा रहे थे कि एक्स के अलोंग है, जिस वजह से ड्रिफ्ट जो है वो थोड़ी और बढ़ गई है ना। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल है कि विच बोट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू द ऑपोजिट शोर। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों ही बोट का जो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम है ना, d के बराबर है, स्मॉल d, जो हम लोगों ने ये वाली डिस्टेंस को कहा था, है ना। तो तीनों का y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट d है, लेकिन 1 का x के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन 2 और 3 का x के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो किसका आएगा, वो आएगा 1 नंबर वाले बोट का। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि विच बोट रीचेस द ऑपोजिट शोर फर्स्ट, है ना। तो इसका मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसको सबसे कम वक्त लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर y की दुनिया अगर देखें तो y की दुनिया में कंपैरिजन करना ज्यादा आसान है, क्योंकि y के अलोंग सबका sy जो है वो क्या है, सेम है, d के बराबर है ना।
ये जो डिस्टेंस d है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि y के अलॉन्ग सबको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब सबसे ज्यादा हम लोग देख पा रहे हैं कि किसकी वेलोसिटी y के अलॉन्ग है। तो देखिए हर किसी का खुद का एफर्ट तो v का था, लेकिन और जो बोट है ना, उसको रिवर कुछ भी वेलोसिटी जो है y के अलॉन्ग नहीं दे रही है। तो सबसे ज्यादा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी मिल रही है y के अलॉन्ग वो सेकंड केस में मिल रही है। दैट इज हम लोग यहाँ पर y की दुनिया अगर बनाए तो vy बराबर क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। और बाकी दोनों केसेस में ना, केस 1 और केस 3 में v का सिर्फ एक कॉम्पोनेंट आएगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि टाइम जो है वो सबसे कम किस केस में लगेगा, टाइम मिनिमम लगेगा सेकंड केस में, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो d/v के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हमसे तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि विच बोट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट राइड, मतलब कि किस केस में जो स्पीड है ना, किस केस में जो स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में जितना कम एंगल हो उतना अच्छा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सबसे कम एंगल जो है वो किस केस में है, केस नंबर 3 में है ना। u और v जो है इनका रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो केस नंबर 3 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो बोट है इट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट राइड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी व्हिच इज n इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक बोट है जिसकी रिलेटिव टू वाटर स्पीड जो है वो कितनी है, 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि रिवर फ्लो वेलोसिटी जो है वो u है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि v की वैल्यू कितनी है, तो वो है u/2 के बराबर। क्लियर है बात? अब हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। क्योंकि इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि v जो है वो क्या है, लेस देन u है, इसलिए ड्रिफ्ट 0 जो है ये इस बार संभव नहीं है ना। तो इस बार ड्रिफ्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ड्रिफ्ट को मिनिमाइज तो किया जा सकता है ना, तो हमसे वही मिनिमम है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो कंडीशन है दैट इज एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस बार हम लोग क्या देख पा रहे हैं सवाल में, हम लोग ये देख पा रहे हैं सवाल में कि इसे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो ऑब्वियसली ये है ना कुछ इस तरीके से है ना, थीटा एंगल बनाता हुआ क्या करेगा, वो अपना एफर्ट लगाएगा। क्लियर है बात? ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये v है और ये u है ना। क्वाइट ऑब्वियस है कि ये क्या करना चाहेगा, चूंकि ये ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा है, तो इसका एफर्ट जो है ना वो कैसा रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ताकि इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो u को है ना क्या कर दे, पार्शियली कैंसिल कर दे, पूरी तरीके से तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने इसे एक्स एक्सिस कहा और इसे वाई एक्सिस कहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस कहा है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि वाई की दुनिया में अगर हम लोग आ जाए, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एस वाई जो है वो कितने के बराबर होगा, डी के बराबर होगा, है ना। मैंने यहाँ पर डी जो है वो किससे कहा है, यहाँ पर जो विड्थ ऑफ द रिवर है उसे मैंने फिलहाल डी कह दिया। अब यहाँ पर हम लोग वी वाई कितना कह सकते हैं ना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि u का तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन v का कौन सा कंपोनेंट है, v का cos थीटा है। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग यहाँ पर x की दुनिया में आए, तो हमारे को हेल्प लेनी होगी y की दुनिया से, क्योंकि y की दुनिया से हमारे को टाइम मिल गया ना कि कितने देर बाद ये रिवर को क्रॉस करेगा, और वो टाइम कितना हो जाएगा, d/v cos थीटा। क्लियर है? तो x की दुनिया में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि vx जो है वो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए कि रिवर तो x के लॉन्ग इसे ले जाना चाह रहा है u से, लेकिन इसकी खुद का जो एफर्ट है ना वो इसे थोड़ा कम करना चाह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -v sin थीटा, है ना। हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, वो है v sin थीटा के बराबर। क्लियर है ये बात? और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइम भी हमारे को मिल ही गया, d/v cos थीटा मिला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो sx है उसे ही क्या कहेंगे, कैपिटल D कहेंगे, मतलब कि ड्रिफ्ट कहेंगे। और ड्रिफ्ट कितने के बराबर हो जाएगा, vx into t के बराबर हो जाएगा। अब इसी ड्रिफ्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ड्रिफ्ट बराबर क्या आ जाएगा, vx into t आ जाएगा, जो कि हो जाएगा u - v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय
डी अपॉन वी कॉस थीटा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, डी डी बाय डी थीटा बराबर 0 करना होगा, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, वो कंडीशन मिल जाए जिसके वजह से ड्रिफ्ट का क्या आए, मिनिमा आए। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट क्या था, तो वो था, ऐसे देख सकते हैं हम लोग, यू डी अपॉन वी सेक थीटा माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, डी टाइम्स टैन थीटा, ये था। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, डी डी बाई डी थीटा, ये कितना आ जाएगा, तो यू डी बाई वी तो एज इट इज है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है, और माइनस टाइम्स डी टाइम्स टैन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसे करना है हमें 0 के बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा, u बाय वी, है ना, u बाय वी सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर d तो कॉमन था। अब देखिए बच्चों, यहां पर सेक थीटा को एक कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बच क्या जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, v अपॉन यू के बराबर। क्लियर है ये बात? तो अगर थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू हो साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स v अपॉन यू के बराबर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में ड्रिफ्ट जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि साइन थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, v बाई यू आ रहा है, और यहां पर हमने स्टार्टिंग में कंडीशन क्या ली थी कि जो v है वो क्या है बच्चों, लेस देन u है ना, तभी ये चीज पॉसिबल हो पा रही है कि साइन थीटा क्या आ जाए, v अपॉन यू के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर साइन थीटा v अपॉन यू है, मतलब हम लोग एक ट्राइंगल यहां पर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, जहां पर ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा अगर v बाई यू है तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस समझते हैं कि साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर को v और हाइपोटेनस को u। तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ud अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना, मतलब कि u अपॉन अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस d टाइम्स टैन थीटा करना है, तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो वो कितना हो जाएगा, v अपॉन अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए हमारे पास d मिनिमम जो है ना, d मिनिमम जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो v टाइम्स अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आ गया, साथ में ऊपर क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर, और इधर माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से देखिए फर्दर सॉल्व करके d मिनिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d अपॉन v अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने मिनिमम ड्रिफ्ट को फाइंड आउट कर लिया और उसकी कंडीशन भी हम लोगों ने देख ली। तो देखिए बच्चों, कंडीशन क्या आई थी, साइन थीटा बराबर आया था v अपॉन यू, है ना, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, हमारे को क्या दिया हुआ था, v बराबर दिया हुआ था कितने के बराबर, u बाय 2 के बराबर। तो इस सवाल के हिसाब से साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। He wants to cross a river that flows at 2 kilometers per hour and reach the point directly opposite to his starting point. पहला पार्ट है सवाल का, in which direction should he try to swim? That is, find the angle his body makes with the river flow. Second part है, how much time will he take to cross the river if the river is 500 meter wide? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक इंसान है जो कि स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। ठीक है बात? अब जो है मान लीजिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा ए, तो वो जाना चाहता है बिल्कुल कहां पर, वो बिल्कुल जाना चाहता है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए उसे मैं बी कह रहा हूं।
ठीक है, मतलब कि वो ड्रिफ्ट को क्या करना चाहता है, ड्रिफ्ट बराबर क्या रखना चाहता है, वो 0 रखना चाहता है। और ये अलाउेबल इसलिए है इस बार क्योंकि उसकी जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 3 है और जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है वो 2 है। तो इस वजह से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में है सच दैट कि एंगल थीटा है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो रिवर की वेलोसिटी है ना, रिवर फ्लो की वेलोसिटी वो तो इस डायरेक्शन में है ना, और वो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी है, 2 है ना। तो ये 2 है और ये 3 है। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ड्रिफ्ट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो उसके लिए बच्चों क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि 3 का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है ना, जो लेफ्ट की तरफ कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली क्या कर दे, 2 को कैंसिल आउट कर दे। तो यहां से देखिए स्ट्रेट अवे हमारे पास साइन थीटा कितना आ जा रहा है, 2/3 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक और चीज पूछी गई कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। मतलब कि हमारे को ये वाली जो दूरी है ये 500 मीटर दे रखी है ना। 500 मीटर मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस अगर इस डायरेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि वाई की दुनिया बनानी पड़ेगी। वाई की दुनिया में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 का कंट्रीब्यूशन आएगा और वो भी कितना, 3 का कॉस थीटा आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और ये जो एस वाई है वो हम लोग को दे रखा है, वो कितना है, हाफ किलोमीटर है। क्लियर है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि टाइम हमारे को मिल जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 1/2/3 कॉस थीटा के बराबर। अब अगर हमारे पास साइन थीटा आ रखा है तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल बना करके, है ना, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, बेस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 9 - 4 दैट इज √5 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि टाइम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2/3 टाइम्स कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √5/3 के बराबर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 √5 आवर्स। क्लियर है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड पार्ट का जवाब, है ना, कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा, तो 1/2 √5 आवर्स में क्रॉस कर लेगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। He wants to cross a 500-meter wide river flowing at 2 kilometers per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow while swimming. तो हमसे पहला पार्ट पूछा गया है फाइंड द टाइम he takes to cross the river, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि at what point on the opposite bank will he arrive. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो विड्थ है ना, वो कितनी है, वो 1/2 किलोमीटर है ना, 500 मीटर मतलब 1/2 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर मैन है ना, उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो अगर स्विमिंग पूल में उसे छोड़ दिया जाता तो वो 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता था, ठीक है। लेकिन बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस बार वो स्विमिंग पूल में या स्टिल वाटर में नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिवर में है जो कि फ्लो कर रही है एट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्विमर को दिखाया और उसकी स्पीड जो रिवर की वजह से आ रही है वो मैंने शो करा। साथ ही साथ सवाल में ये भी लिखा था कि ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो वाइल स्विमिंग। तो वो खुद हमेशा कोशिश कर रहा है कि रिवर फ्लो से कितना एंगल बना करके रखे, तो रिवर फ्लो से 120 डिग्री एंगल बना करके रखे, है ना। और उसकी खुद की जो एफर्ट है वो कितने की है, 3 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में वो मूव करेगा। क्लियर है ये बात। तो हमसे सवाल के पहले पार्ट में टाइम पूछा गया है और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि कहां पर वो अराइव करेगा ऑन दी ऑपोजिट बैंक, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों हमारे को वाई की दुनिया जो है वो काफी हेल्प करेगी ना। वाई की दुनिया में अगर हम लोग आ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट है ना, वो कितना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 का cos 30 डिग्री कॉम्पोनेंट है, क्योंकि 3 का cos 30 डिग्री कॉम्पोनेंट जो है वही तो इसे रिवर क्रॉस करवा रहा है। जो 3 का sin 30 डिग्री कॉम्पोनेंट है वो तो लेफ्ट की तरफ है ना, और इसके अलावा रिवर इसे राइट की तरफ 2 किलोमीटर पर आवर दे रही है। तो Vy हो गया 3 cos 30 डिग्री, मतलब कि 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन Sy हमारे को कितना दे रखा है, 1/2 किलोमीटर दे रखा है। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट अवे हमारे पास टाइम आ जाएगा ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, Sy/Vy,
जो कि कितना हो जाएगा, हाफ अपॉन 3√3/2। तो यहाँ से क्या आ गया जवाब, 1/3√3 आवर्स, है ना। तो इतने देर के बाद जो है वो ऑपोजिट पॉइंट बैंक पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग x की दुनिया बनाएं तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है x के लॉन्ग वो बेसिकली कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राइट की तरफ तो 2 है और लेफ्ट की तरफ कितनी है, तो 3 sin 30 डिग्री है, या फिर आप इसे 3 cos 60 डिग्री भी कह सकते हैं, है ना। तो 2 - 3 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये +1/2 है ना के बराबर आ जा रहा है, मतलब 1/2 km/h के, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी का जो x कॉम्पोनेंट है वो इतना है और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, टाइम हमें ऑलरेडी मिल चुका था, है ना। तो उसका इस्तेमाल अगर हम लोग x की दुनिया में करें तो हम लोग sx निकाल सकते हैं ना, और वो कितना हो जाएगा, ux × t के बराबर, मतलब कि वो हो जाएगा 1/2 × 1/3√3, ठीक है। और ये आएगा किलोमीटर्स में। तो हमारा sx जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 1/6√3 किलोमीटर्स, क्लियर है। और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कह सकते हैं, क्लियर है ये बात। तो बच्चों, जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसे कुछ इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि 3 km/h और 2 km/h का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो नेट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, और वो जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट, है ना, पॉइंट ऑन द बैंक के कंपैरिजन में कितना शिफ्टेड नजर आएगा, तो 1/6√3 किलोमीटर नजर आएगा, क्लियर है ये बात। तो यही हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट करा, ऑलराइट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals small a. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि लोकेटेड है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, ए है। अब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं एक साथ मूव करना शुरू कर रहे हैं, सच दैट कि उनकी स्पीड क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। और किस तरीके से मूव कर रहे हैं, सच दैट कि पहला जो है वो हमेशा दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा तीसरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और तीसरा पहले की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर एक सिमेट्री को देखते हुए हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, है ना, वो कहां पे कन्वर्ज करेंगे, एट द सेंट्रॉइड। तो देखिए बच्चों, किसी भी समय अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों पार्टिकल्स को मिला करके क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहा है, और वो हम लोग सिमेट्री से देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ओ पॉइंट के अबाउट जो है ना, ओ पॉइंट के अबाउट क्या लग रहा है कि ये ट्राइंगल्स जो है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, वो घूमते भी जा रहे हैं और साथ ही साथ छोटे भी होते जा रहे हैं, क्लियर है ना। इसके अलावा देखिए, जो पहला पॉइंट है उसकी डायरेक्शन शुरुआत में किस डायरेक्शन में थी, ए बी के अलोंग थी। दूसरे वाले पार्टिकल की डायरेक्शन शुरुआत में किधर को थी, बीसी के अलोंग थी, और तीसरे वाले की सी ए के अलोंग थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा शिफ्ट हुए तो उसके बाद हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, जो नया ट्राइंगल इन तीनों को मिला करके फॉर्म हो रहा है वो थोड़ा सा छोटा भी हो गया, और वो थोड़ा सा कैसा हो गया, घूम गया ओ पॉइंट के अबाउट, क्लियर है ना। लेकिन बच्चों, यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, और वो ये है कि किसी भी मोमेंट को देखिए, मान लीजिए कि आप A3, B3 और C3 इनको, है ना, इन पॉइंट्स को मिलाकर के जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उससे अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो पॉइंट नंबर 2 है ना, जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी वेलोसिटी किधर को है, C3 की तरफ है ना, कुछ इस डायरेक्शन में। फिर जो C3 पॉइंट है ना, मतलब जो तीसरा पॉइंट है उसकी वेलोसिटी A3 की तरफ है, कुछ इस डायरेक्शन में, और A3 की वेलोसिटी जो है वो किस तरफ है, B3 की तरफ है ना। तो अगर आप यहां पर बच्चों पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच की दूरी को देखें, है ना, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच की दूरी को देखें, तो हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो BC लेंथ के बराबर थी, है ना, और वो कितनी थी, A के बराबर थी। और उस समय आप देखिए कि B की स्पीड जो है ना, मतलब जो पॉइंट नंबर 2 की स्पीड है वो पूरी की पूरी C की तरफ थी, और वो कितनी थी, V थी। लेकिन C की जो स्पीड है वो कुछ ऐसी थी, है ना, मतलब जो थर्ड पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका
जो cos 60 डिग्री वाला कंपोनेंट है ना, मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है v cos 60 डिग्री, तो ये जो है ये थर्ड पॉइंट की कोशिश थी सेकंड और थर्ड के बीच की दूरी को कम करने की। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है और जो पॉइंट नंबर 3 है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो किस रेट से शुरुआत में कम हो रही थी, तो v प्लस v cos 60 के वजह से कम हो रही थी ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन इनके बीच की दूरी को कम करना था। और किसी और समय पर भी देखें तो आप देखेंगे कि जैसे b3 और c3 है ना, यहां पर जब हम लोग आ जा रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो b3 c3 के बीच की दूरी है, तो ये जो है दूसरे नंबर का पॉइंट, ये तो पूरा का पूरा v से कम करने की कोशिश कर रहा है। और c3 है ना, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो तीसरा पॉइंट है उसका फिर से कौन सा कंपोनेंट है जो इस दूरी को कम कर रहा है, तो वो है v cos 60 वाला, है ना, क्योंकि हमेशा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बन रहा है। क्लियर है बात? तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो हमेशा v प्लस v cos 60 डिग्री है ना, इस रेट से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरीके से किसी भी पेयर को और आप ले लेंगे तो उनके बीच की भी दूरी इसी रफ्तार से कम हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि जैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन है ना, कितना था, a था, और हमेशा ये जो दूरी है ये किस रेट से कम हो रही है, तो v प्लस v cos 60 से कम हो रही है ना, और जो कि कांस्टेंट है। तो यही हमारे को टाइम दे देगा, मतलब टाइम हमारा कितना आ जाएगा, a अपॉन v प्लस v बाई 2 है ना, मतलब कि 3v अपॉन 2 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 2a अपॉन 3v। तो इतने टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।